नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान का भी आधिकारिक यूट्यूब चैनल। हम लेकर हाजिर हैं अपनी आज की ये खास पेशकश योग शक्ति, जो कि हमारे लाइव इंटरेक्टिव सेशन है योगा का एक्सपर्ट्स के साथ। आयुष मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की ये संयुक्त पेशकश आपके लिए हाजिर है। हम हर रोज योग शक्ति की ये अपनी प्रस्तुतियां आपके लिए लेकर आते हैं, जिनमें एक ऐसा विषय चुना जाता है जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और संभवतः वो एक परेशानी का कारण है, और वो परेशानी से कैसे आपको निजात दिलाई जाए, वो एक प्रक्रिया होती है लंबी, जिसमें योग क्रियाएं आपके लिए एक साधन बनती हैं जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर की कामना लिए हम आज फिर हाजिर हैं आपके लिए आज का योग शक्ति का ये सत्र लेकर। और आज इसमें हम बात करने वाले हैं एंजाइटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट की। चिंता जो है प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बहुत तेजी से बढ़ने वाली एक बीमारी की तरह है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस भी सभी के जो है जीवन में है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या फिर वृद्ध जन ही क्यों ना हो। मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और पूरा जीवन प्रबंधन जिसने कर लिया वही सफल व्यक्ति माना जाता है। तो आपकी सफलता के आयाम गढ़े आप आगे चलकर, उसमें योग किस प्रकार सहायक होगा, ये आज हम इस सत्र में जानने का प्रयास करेंगे। हम शुरू करते हैं अपना आज का योग शक्ति। हमारे साथ हमारे मेहमान स्टूडियो में मौजूद है श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी। आप योगा थेरेपिस्ट हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में। सत्येंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत्येंद्र जी आज एक्सपर्ट और जो है कमेंटेटर की भूमिका निभाने वाले हैं हमारे इस सत्र में। और जब ये कमेंट्री करेंगे, आपको योग आसनों के बारे में बताएंगे, तो एक हमारे साथ डेमोन्स्ट्रेटर भी हैं जो ये सारे योग आसन आपको करके दिखाएंगे, उनका एक डेमो करेंगे। हमारे साथ मुरली एमआर है, आप एमएससी स्टूडेंट हैं। मुरली नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये पूरी टीम हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सत्येंद्र जी बहुत ही आम प्रश्न, एंजाइटी, हम देख रहे हैं कि मेंटल वेलनेस और मेंटल वेलबींग के प्रति सरकार का जो हर क्रम है, हर मंत्रालय, हर विभाग है काम कर रहा है, तमाम और भी संस्थाएं हैं, हर व्यक्ति काम कर रहा है। एंजाइटी इतनी बढ़ती जा रही है, उसमें योग का कितना महत्वपूर्ण किरदार हो सकता है कि हम एंजाइटी से बचें, खासकर बच्चे। प्रतिस्पर्धा का दौर है, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो आज आप क्या बताने वाले हैं ताकि एंजाइटी से भी बचें हम लोग और जो स्ट्रेस है उसका मैनेजमेंट कर पाएँ? बिल्कुल, इसमें जो योग में इसका बहुत सारे निदान है इसका, लेकिन हम योग सत्र शुरू करते हैं, प्रार्थना से शुरुआत कर लेते हैं पहले इसके हम। तो प्रार्थना के लिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाइए। आंखों को सहजता से बंद कर लीजिए। एक बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखों खोल लीजिए, हाथों को वापस ले आइए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और आज का जो हमारा सत्र है एंजाइटी और डिप्रेशन, इसमें जैसे कि अभी हमसे पूछा गया कि योग में क्या क्या इसके उपाय हैं, क्या हम साधन कर सकते हैं, क्या अभ्यास कर सकते हैं जो कि हम पूर्ण रूप से एंजाइटी और डिप्रेशन को मैनेजमेंट कर सकें। तो बिल्कुल बहुत ही सरल सा एक इसका आंसर है कि योग में ही इसका पूर्ण रूप से इसका प्रबंधन करने की जो प्रक्रियाएं हैं वो बताई गई है। क्योंकि जो योग शास्त्र है, योग शास्त्र की जो पहला जो प्रिंसिपल्स ही हैं योग का, पतंजल योग सूत्र में योग चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात हमारे मन में जो जितने प्रकार की जो वृत्तियाँ हैं, जो अविद्या है, जो भय है या जो डिजायर बन रहे हैं, उनको हम किस प्रकार से योग के माध्यम से उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं और उसको हम स्वयं को ठीक कर सकते हैं। और योग एक जीवन जीने की कला सिखाती है। तो जैसे ही आपने एक जीवन जीने की कला सीख लिया तो स्वाभाविक है कि आप ना तो एंजाइटी का शिकार होंगे, ना डिप्रेशन, या ना तो ऐसे किसी भी प्रकार का साइकोसोमेटिक डिजीज से ग्रसित होंगे। और योग एक अनुशासन है। यदि आपने अपने जीवन को अनुशासित कर लिया
हर समय आपके जीवन को अनुशासित में रखना है। तो जैसे ही आप अनुशासित हो जाएंगे तो स्वभावतः है कि आपको किसी प्रकार की समस्या और विशेष करके एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या ऐसी जो समस्या है वो आपको नहीं होगी। परंतु फिर भी यदि हो रहा है तो उसमें हम क्या अभ्यास कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उनसे प्रबंधन करने में सहायता कर सकते हैं, उसके विषय में भी हम आज यहाँ जानेंगे। आज चलिए, तो हाँ, सत्येंद्र जी बिल्कुल तैयार हैं। आप भी तैयार हो जाइए। यदि आपके जहन में कोई प्रश्न है तो आप सत्येंद्र जी से सीधे बात कर सकते हैं। आप फ़ोन नंबर का प्रयोग करेंगे 8800440559, या चाहे तो ईमेल भी कर सकते हैं on mdniy@yahoo.co.in। ये मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ही आईडी है, और यहाँ पर जो योग ट्रेनर्स, योगा थेरेपिस्ट या फिर योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो इन सब ईमेल्स को अटेंड करेंगे और यथासंभव आपकी जो परेशानी है उसको कम करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सर, शुरू करें। बिल्कुल शुरू करते हैं। तो जो हमारा जो योग का एक सत्र है, जो इसका जो प्रोटोकॉल होता है, एक बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से है कि हमें सबसे पहले क्या करना है। तो हमें सबसे पहले कुछ षटकर्म का अभ्यास करना है, फिर उसके बाद हम कुछ यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, और फिर आसन, और फिर प्राणायाम और ध्यान के ऊपर हम आएंगे। तो जो षटकर्म की जो क्रियाएं हैं उसमें मुख्य रूप से 3 क्रियाओं का बहुत ही ज़्यादा रोल है इसमें। पहला अभ्यास होता है जल नीति का अभ्यास, सूत्र नीति और कपालभाति। सुविधा नहीं है, परंतु यहाँ पर हम एक जल नीति का एक मॉक ड्रिल करके हम प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसके लिए मुरली से है, आप कागासन में बैठ जाइए, और जल नीति का जो पॉट है उसका हमें इस प्रकार से प्रयोग करना है। गुनगुने पानी होते हैं, उसमें थोड़ा सा हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डालना है, और हाथ पर आपको इस प्रकार से रखेंगे, दूसरे हाथों को घुटनों पर रखना है, और लेफ्ट नोस्ट्रल से हम सर्वप्रथम इसका हम अभ्यास करते हैं। तो नासानंद में इन करेंगे, और हमें सावधानी बरतनी है कि हमें सिर्फ इसका जो श्वास प्रश्वास करना है जल नीति करते समय, सिर्फ और सिर्फ हमें मुंह से ही सांस लेना है, नाक से हमें सांस ले लेना है। इसी प्रकार से हम दूसरे नोस्ट्रल से भी इसका हम प्रयोग करेंगे। वन साइड राइट साइड, देन वन अदर साइड, फिर लेफ्ट साइड से अभ्यास करेंगे हम। दोनों हाथों को आप किस प्रकार से सहयोग करना है, एक बहुत ही ये जो तकनीक है इसको जानना और सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप गलत ढंग से इसका अभ्यास करेंगे तो इसका नुकसान आपको हो सकता है। धीरे से वापस आ जाइए। ये जल नीति का प्रदर्शन करने के बाद हम एक प्रक्रिया करते हैं नोस्ट्रल को क्लीन करने के लिए, कपालभाति का अभ्यास, और खड़े होकर हम भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं, ताकि जो कुछ पानी आपके नाक में रह गया है नासारंध्र में वो क्लीन हो जाए। यहाँ पर हम अभ्यास करेंगे कपालभाति का। आंखों को सहजता से बंद कर लीजिए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रखेंगे। देन इनहेल, एक्टिव इनहेलेशन, देन एक्टिव पैसिव एक्सहेलेशन के साथ हम 15 to 20 स्टॉक का अभ्यास करेंगे। विश्राम करेंगे। आंखों को सहजता से बंद कीजिए और विश्राम कीजिए। इसका अभ्यास 2 से 3 चक्र तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति का अभ्यास करने से जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि जितना नोजल पैसेज उनका क्लीन होगा उतना ही प्राणायाम करने में या और भी जो ध्यान का अभ्यास करने में उनका मन शांत होगा और उसका प्रभाव और ज़्यादा अच्छा होगा। अगला अभ्यास हम एक करेंगे क्लीनिंग प्रोसेस में वात नीति। इसमें गर्दन को धीरे से पीछे की तरफ हल्का सा झुकाइए और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए, और एक ही वेग के साथ हम श्वास प्रश्वास करते हैं ताकि जो हमारा नोजल पैसेज क्लीन हो सके। विश्राम करेंगे। धीरे से वापस आ जाइए। एक मध्यम गति का एक अभी हमने अभ्यास किया है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद जब जल नीति, सूत्र नीति का अभ्यास करेंगे, नोजल पैसेज ज़्यादा क्लीन हो जाएंगे, तो इस अभ्यास को आप थोड़ा सा तेज कर सकते हैं। तो ये अभ्यास है, अभी हमने जो अभ्यास किया आपका षटकर्म की क्रियाओं में 3 क्रियाओं का बहुत ही ज़्यादा रोल है। अब हम कुछ अभ्यास करेंगे जिसमें यौगिक सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। तो इसके लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए
आप बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर खड़े होकर के किस प्रकार से यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हमारे जो एंजाइटी और डिप्रेशन की जो समस्याएं हैं उसमें किस प्रकार से सहायता प्रदान करता है। पहला अभ्यास है उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि। इसमें हम दोनों पैरों को आपस में मिलाते हैं, अपने दोनों भुजाओं को, हथेलियों को जांघ से स्पर्श करते हैं। गर्दन को हमें सीधा रखना है, दृष्टि सामने की तरफ, और हमें एक ही वेग के साथ श्वास प्रश्वास लेना है और मानसिक रूप से जो हमारा जो ध्यान है अपने विशुद्धि चक्र अर्थात जो थायराइड्स ग्लैंड्स है वहाँ पर हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना है। 7 से 10 बार तक इसका अभ्यास करेंगे। विश्राम करेंगे। तो ये उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि, जैसा नाम से ही प्रतीत है कि हमारा जो विशुद्धि चक्र है उसको ऊपर प्रभाव डालता है और उसको क्लीन करने में एक सहायक क्रिया है। अगला अभ्यास हम करेंगे बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया, जिसमें गर्दन को थोड़ा पीछे की तरफ झुका देंगे, नेक को ड्रॉप कर लेंगे बैक साइड, आँख को खोल कर रखेंगे। यहाँ पर भी हम तेज गति के साथ हम श्वास प्रश्वास का वेग एक ही वेग होना चाहिए बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया के लिए। और इसमें अपने ध्यान को आप जो चोटी वाले हिस्सा है वहाँ पर केंद्रित कीजिए और तेज गति से यहाँ पर श्वास प्रश्वास फिर से हम करेंगे। विश्राम करेंगे। धीरे से गर्दन को वापस लाइए, आंखों को कोमलता से बंद कीजिए और इसका जो प्रभाव आपके बुद्धि तथा धृति शक्ति का जो पॉइंट है वहाँ पर जो हुआ उसे आप महसूस करें। बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया के बाद हम अगला अभ्यास करेंगे जो वो भी एक सहायक क्रिया है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की, मेधा शक्ति विकासक। मेधा शक्ति विकासक के लिए आपका स्थिति समान नहीं रहेंगे, आप पैरों को मिला सकते हैं या फिर थोड़ा सा गैप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, या फिर आप चेयर पर बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो मेधा शक्ति विकासक के लिए अपने चिन्ह को कंठकूप से स्पर्श कीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए और यहाँ पर भी हम एक तेज श्वास प्रश्वास के साथ अपने श्वास प्रश्वास का अभ्यास करेंगे और अपने ध्यान को जब तक आप योग अभ्यास करते समय आप मानसिक रूप से उस शरीर के उस पार्ट पर आप ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जहाँ पर इसका प्रभाव हो रहा है, तो पूर्ण रूप से हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए योगाभ्यास करते समय मानसिक रूप से भी हमें एकाग्र अलर्ट रहना है। इसके लिए आप जो सिर के पीछे जो एक गड्ढा वाला हिस्सा होता है वहाँ पर जो मेधा शक्ति विकासक की जो एक पॉइंट है वहाँ पर ध्यान को केंद्रित करना है और फिर तेज गति से हम श्वास प्रश्वास करेंगे। फिर से आइए अभ्यास करेंगे। विश्राम करेंगे। गर्दन को वापस लाइए, आंखों को सहजता से बंद करके ही रखिए और इसका जो प्रभाव आपके मेधा शक्ति विकासक की क्रिया का जो एक पॉइंट है वहाँ पर जो हुआ उसे आप महसूस कीजिए। यह देखा गया है कि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं एंजाइटी से ग्रसित हैं या डिप्रेशन से, उनका बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बैलेंसिंग के लिए योगाभ्यास में खास करके यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में जो क्रियाओं का अभ्यास बताया गया है, एक रेखा गति क्रिया का अभ्यास बहुत ही एक लाभदायक है उनके लिए। तो मैं एक बार रेखा गति का प्रदर्शन करने के लिए मैं कहना चाहूँगा। तो रेखा गति के लिए अपने दरी के पिछले वाले हिस्से पर चले जाइए और थोड़ा पीछे जाइए। यहाँ पर हम दोनों पैरों को आपस में मिला कर रखते हैं। हमारा जो अलर्ट पोजीशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो दोनों हाथ है आपके शरीर से बिल्कुल स्पर्श करता हुआ हो, दृष्टि सामने की तरफ हो। रेखा गति अर्थात एक लाइन है उसके ऊपर हमें चलना है, परंतु जो हमारा सर्कल है, एक यदि हम राइट लेग को रेज करेंगे, हाफ सर्कल बनाएंगे, देन राइट लेग की जो रेज हील है वो हमारा लेफ्ट टोज से अंगूठे से स्पर्श होना चाहिए और इसमें अनबैलेंस नहीं होना है, आपको गिरना नहीं है। तो आइए एक बार इसका रेखा गति का प्रदर्शन करके देखेंगे। राइट लेग को ट्विस्ट करेंगे, हाफ चंद सर्किल, दृष्टि सामने की तरफ, फिर उसी प्रकार से लेफ्ट लेग को। इट्स वेरी गुड।
हाथों को स्पर्श करके रखिए थाइज से। थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत आसान यह अभ्यास नहीं होता है, परंतु जो डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति हैं वो इसका अभ्यास करेंगे तो उनका अवश्य ही लाभ होगा। अब इसी में आप पीछे की तरफ भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम है, परंतु जो साधक घर पे हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग इसका डिस्टेंस ले और इसका अभ्यास करें, काफ़ी लाभदायक है इनके लिए। धीरे से वापस आ जाइए और विश्राम कीजिए। जी, तो इस प्रकार की क्रियाएं जो है घर में या पार्क में, या जैसे सुबह के वक्त में देखता हूँ अब तमाम ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जो सुबह सुबह योग करते हैं और लोगों को बुलाकर भी लाते हैं कि आप चलिए आज जो है योग करते हैं। ये बहुत एक अच्छी बात है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं, हम चिंता की भी बात कर रहे थे, एंजाइटी की। तो बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा चिंता, क्योंकि सबसे बड़ा जो चुनौती है वो है प्रतिस्पर्धा की, तो उससे कैसे वो सामना करें उसका, और योग को किस प्रकार अपनाएं, ये मैं जानना चाह रहा था आपसे। श्योर, बिल्कुल आपने सही बात कहा, बताया आपने कि जो प्रतिस्पर्धा है हमारा आज की जो जीवन शैली है उसमें प्रतिस्पर्धा काफ़ी आ गए हैं और सभी व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। तो इसमें जो बच्चों का जो आपने प्रश्न किया बहुत ही, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे तो तब तक हमारा देश भी स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तो हमारे बच्चे भविष्य है देश की। तो इसमें हम बच्चों से जो हम शुरुआत करते हैं प्रतिस्पर्धा से, उसके पहले जो प्रतिस्पर्धा होते हैं उनके परिवार में होते हैं, जो उनके जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं। बच्चे तो ठीक है, स्मूथली जो भी उनका स्कूल जाने की प्रक्रिया है या जो भी प्रक्रिया है स्मूथली कर रहे हो, परंतु ज़्यादा जो प्रतिस्पर्धा जो पेरेंट्स है उनमें आता है कि वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा और आगे जाए, उनके बच्चे से और ज़्यादा अच्छा जाए, मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है और उनका बच्चा ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो इसका जो मुख्य जो 2-3 जो कारण होता है योग शास्त्र में यदि बताया गया है, तो एक तो सर्वप्रथम जो अविद्या, यानी कि उनको उस प्रकार की ज्ञान नहीं है, अविद्या की कमी है। जैसे ही अविद्या की कमी आ जाएगी तो इस प्रकार के थॉट्स हमारे मन में आना शुरू हो जाता है। ठीक है। और फिर उनके जो पेरेंट्स हैं उनके मन में एक भय आता है, वो भय से ग्रसित हो जाते हैं और फिर ये भय वो बच्चों में भी ट्रांसफर होता है। उनके अंदर एक भय आता है कि ना जाने यदि प्रतिस्पर्धा में हमारे बच्चे सक्सेस ना हुए तो भविष्य में क्या करेंगे, उनका फ्यूचर क्या हो जाएगा। दिन रात उसमें वो सोचते रहते हैं और उसके वजह से वो तो खुद चिंता और भय से ग्रसित होने के बाद एंजाइटी का शिकार होते ही होते हैं। साथ ही साथ बच्चों के ऊपर भी एक ज़्यादा प्रभाव आ जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर सभी लोग किसी प्रकार से आप उनके बच्चों को स्पर्धा में आगे भेजो, लेकिन हमें ये जरूरी है कि जो सभी बच्चों का IQ लेवल अलग अलग है। बिल्कुल, सबका ग्रास्पिंग पावर अलग अलग है। तो आप दूसरे से प्रतिस्पर्धा ना करें। जैसे ही आप स्पर्धा करना शुरू करेंगे तो स्वाभाविक है कि ये सारी समस्याएं हो जाएगी। बच्चों को आप समझाएं, उनको बात करें कि आप अपना जो भी एजुकेशन है उसको स्मूथली करें, जो भी होगा अच्छा कार्य करेगा, आप अपना कर्म करें और अच्छा इसमें आपको फल मिलेगा। यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है, आपने कहा कि परिवार से शुरू होती है एंजाइटी। देखिए, प्रतिस्पर्धा का दौर हर समय काल में है। जैसे बच्चों की अभी हमने बात की, उनके माता पिता भी आज के समय में वर्किंग हैं, मतलब अधिकतम के, तो उनके जीवन में उनके स्तर पर भी तो प्रतिस्पर्धा है, उन्हें भी आगे बढ़ना है, उन्हें अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहिए है। इस तरीके की चीजें वहां पर भी हैं, तो जाहिर सी बात उसका भी असर कुछ ना कुछ ट्रांसफर होता होगा जरूर। बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, हमारे क्या है ना कि योग शास्त्र में सिर्फ हमारा आसन, सूक्ष्मयाम और षटकर्म की क्रियाएं नहीं है। इसके पहले हमारे योग शास्त्र में जो अष्टांग है उसका 2 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, यम और नियम। उसमें एक जो हमारा संतोष के विषय में बताया गया। जी, आपने देखा है ना, जो हमारे पहले जो पूर्वज थे, जो हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, वो हमें जो विद्या देते थे, जो गुरुकुल परंपरा थी, गुरु शिष्य जो परंपरा होती थी, तो उसमें एक बताया गया था कि अभी भी हम सुनते हैं संतोषम परम सुखम। तो जिस दिन आपको संतोष की प्राप्ति हो गई, अर्थात आपने जो भी कार्य कर रहे हैं आप उसमें यदि संतुष्टि की प्राप्ति हो गई, तो सब उसके बाद फिर आपको ना तो अविद्या, भय, चिंता, एंजाइटी, ये सारी समस्याओं से आप बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको संतुष्टि होना है। जिस दिन आपके अंदर संतुष्टि की भाव आ गई, उसी दिन से आपका जो प्रतिस्पर्धा करने की जो भावना है वो समाप्त हो जाएगी।
और फिर जो आपका जो एंजाइटी या डिप्रेशन, जो इस तरह की एंजाइटी और डिप्रेशन की जो समस्याएं हैं, ये कुछ समस्या नहीं है और इसका निदान जो व्यक्ति ग्रसित है इससे, वो स्वयं कर सकते हैं, इसका भी निदान कर सकते हैं और उनका परिवार और समाज भी उनका कर सकता है। बच्चों की यदि हम बात करें, प्रतिस्पर्धा होनी भी चाहिए क्योंकि उन्हें बेहतर बनना है और वो प्रतिस्पर्धा उनकी स्वयं से होनी चाहिए, ना कि क्लास में या अपनी सराउंडिंग में किसी से होनी चाहिए। जैसे आपने कहा संतोषम परम सुखम, ये बिल्कुल सभी सही है, लेकिन इसका मुझे लगता है एक जीवन काल में एक नियत समय होगा तब संतोष के बारे में सोचना चाहिए, अन्यथा तो फिर देश की तरक्की भी तो उन्हीं के हाथों में है, उन्हीं के भविष्य में निहित है। तो यहाँ पर कहीं संतुलन की भी बात आपको बतानी होगी कि संतुलन का पैमाना क्या है। बिल्कुल, देखिए हमारा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हमने बोल दिया कि अब आप कार्य ना करें, आप आराम से बैठ जाएं जी, और आप ये सोचे कि मुझे तो संतुष्टि हो गई, इतना में संतुष्टि हो गई। ठीक है, आपका जो मनुष्य जीवन मिला है इसमें आपको तो कार्य करना ही है, अपना मेहनत तो करना है, परंतु उसको हमें योगा कर्मसु कौशलम, जो कार्य को कर रहे हैं आप उसको कुशलता के साथ करें। प्रतिस्पर्धा भी दो प्रकार के, एक तो सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। तो यदि आप सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करेंगे, यदि आप स्वयं के प्रति आप सजग रहेंगे, स्वयं के प्रति सकारात्मक रहेंगे, तो उसका जो फल है उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। परंतु यदि नकारात्मक प्रतिस्पर्धा करेंगे तो हमें वो कहीं ना कहीं वो नुकसान करता है। तो ये संतुलन बनाने वाली बात है जीवन में, और योग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिद्ध होगा, मतलब सहायक सिद्ध होगा आप सभी के लिए। हम चलिए हमारी बातचीत जो है लोगों तक पहुंचे, लेकिन योग क्रियाओं के माध्यम से हम उनकी तरफ भी आगे बढ़े। योग अभ्यास में हम अब कुछ यहाँ पर आसनों का अभ्यास करेंगे, परंतु इसमें एक सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास है एक काफी लाभदायक होता है, जो मैं चाहूंगा कि सूर्य नमस्कार का एक बार प्रदर्शन करें। पहले हम यहाँ पर दोनों पैरों को आपस में मिलाते हैं, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। सूर्य नमस्कार सुबह के समय करें और ज़्यादा बेटर है, यदि समय नहीं है तो आप शाम के समय भी इसका अभ्यास करते हैं। ये प्रणामासन है, मन ही मन सूर्य भगवान को नमन करें, प्रणाम करें। श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन, धीरे से दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, गर्दन व कमर को पीछे की तरफ झुकाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से आगे झुक जाइए, पादहस्तासन। दाहिने पैर को पीछे ले जाइए, राइट लेग बैक करेंगे। अश्व संचालासन, श्वास भरते हुए अपने गर्दन व चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाइए। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को भी बैक कीजिए। पर्वतासन, गर्दन को पीछे की तरफ कीजिए, नीचे झुकाइए। ये भी काफ़ी एक लाभदायक है। पर्वतासन अधोमुख श्वानासन के नाम से भी जानते हैं, जो एंजाइटी डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक यह एक आसन है। श्वास छोड़ते लेते हुए अपने घुटनों को टच करें, श्वास छोड़ते हुए अपने चेस्ट व चिन्ह को जमीन से स्पर्श करें, अष्टांग नमस्कार। धीरे से कमर को वापस लाइए। अगला अभ्यास करेंगे इसी में हम भुजंगासन। श्वास भरते हुए गर्दन को और चेस्ट को धीरे से ऊपर की तरफ उठाइए, श्वास की गति को यहाँ पर रोक कर रखिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आइए पर्वतासन की स्थिति में, और अब श्वास भरते हुए बाएं पैर को आगे की तरफ लाइए, दोनों हाथों के बीच में लेफ्ट लेग फ्रंट करेंगे। इनहेल, सांस भरिए, सांस को रोकिए यहाँ पर। श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी आगे लाइए, पादहस्तासन। श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर उठिए, हस्तोत्तानासन, और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए, प्रणामासन। तो यह एक चक्र सूर्य नमस्कार का अभी हमने राइट लेग से और लेफ्ट लेग से किया। इसका अभ्यास आप डेली कम से कम 8 से 10 चक्र तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के बाद कुछ आसनों जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इन तरह की समस्याओं में। पहला अभ्यास है इसमें हमारा ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हम दोनों पैरों को आपस में मिलाते हैं, या फिर पैरों में थोड़ा सा आप गैप कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने की तरफ लाइए, हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाइए, हथेलियों को पलट दीजिए और श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की तरफ खिंचाव दीजिए। यह एक स्ट्रेचिंग पोस्चर काफ़ी बहुत ही लाभदायक है जो डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति है उनके लिए। अब श्वास भरते हुए अपने एरियो को जमीन से ऊपर की तरफ उठाइए, बैलेंस बनाइए, दृष्टि सामने की तरफ रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास में यहाँ पर रोक कर रखिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से एरियो को वापस लाइए और हथेलियों को पलटते हुए अपने सिर के ऊपर रख लीजिए। आंखों को सहजता से बंद कीजिए और इस आसन के प्रभाव को महसूस कीजिए। ताड़ासन या स्ट्रेचिंग पोस्चर काफ़ी एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो डिप्रेशन से, स्ट्रेस से ग्रसित जो व्यक्ति है उनके लिए। अगला अभ्यास हम करेंगे इसमें ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। श्वास भरते हुए धीरे से दोनों भुजाओं को फिर से ऊपर उठाइए,
श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को राइट साइड बैंड कर दीजिए। ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन, हस्तोत्थानासन। सामान्य श्वास प्रश्वास में यहाँ पर बने रहिए। ये काफ़ी एक अच्छा स्ट्रेचिंग पोस्चर है जो कि एंजाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। श्वास भरते हुए मध्य में आ जाइए और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ लेफ्ट साइड झुक जाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास में यहाँ पर बने रहिए। जितना भी संभव है उतना अभ्यास करें। अभ्यास करते समय अपने शरीर व मन को संतुलित बनाकर रखें। श्वास भरते हुए मध्य में आ जाइए। दोनों भुजाओं को, हाथों को बगल से वापस लाइए। आंखों को सहजता से बंद कीजिए और विश्राम कीजिए। 2 आसनों के बाद जो बहुत ही सरल आसन है और जो काफ़ी फायदेमंद आसन है जो इस प्रकार के जो व्यक्ति ग्रसित हैं उनके लिए, अगला का अभ्यास जो कि महत्वपूर्ण अभ्यास है फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए, हम यहाँ पर चाहेंगे प्रसारित पाद हस्तासन या पाद हस्तासन, जो कि इसके लिए दोनों पैरों में कुछ इंच की आप दूरी बनाइए। बहुत ही सरल है। जितना आप आगे की तरफ झुकने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदेमंद होगा इस तरह की समस्याओं को समाधान करने में। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर उठाइए और अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से कमर से आगे झुकिए। अपने हाथों को जमीन से स्पर्श करने का प्रयास करें। ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन को ढीला छोड़िए, नेक ड्रॉप कर दीजिए, हैंड को रिलैक्स कीजिए, देन रिलैक्स। ये अभ्यास करते हैं इसलिए बहुत ही आसानी से यहाँ अभ्यास कर लिया इन्होंने। परंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूप से इसका अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो जहाँ पर इनका सिर है वहाँ पर एक आप कुर्सी को रखिए और कुर्सी के ऊपर आप अपने सिर को थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करके वहाँ पर टिकाइए और फिर इस आसन का आप लाभ ले सकते हैं। मुश्किल यदि हो रहा है तो थोड़ा सा आप नी को फोल्ड कर सकते हैं और भी आसान तरीका से नेक को पूरा ड्रॉप कर दीजिए, नेक ड्रॉप कर दीजिए, देन रिलैक्स। जो ब्लड सर्कुलेशन आपका मस्तिष्क की तरफ हो रहा है, कुछ देर इसका अभ्यास करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही लाभदायक मिलेंगे इसका। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाइए। दोनों भुजाओं को जैसे गए थे वैसे ही वापस आइए। शरीर को बगल से वापस लाएं और विश्राम करें। पाद हस्तासन, जो अभी हमने खड़े होने वाले जो आसनों का अभ्यास किया, एक लाभदायक आसन की श्रेणी जो भी है, काफ़ी एक सीक्वेंस नंबर से इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। अब इसमें हम कुछ बैठ करके क्या हम आसनों का अभ्यास कर सकते हैं जो कि उन व्यक्तियों के लिए लाभदायक हो सकता है। एंजाइटी या डिप्रेशन से जो ग्रसित व्यक्ति हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलिए और यहाँ पर एक हम ट्विस्टिंग पोस्चर का अभ्यास करेंगे जिसमें कि वक्रासन एक मुख्य अभ्यास है। श्वास भरते हुए राइट नी को फोल्ड करेंगे, राइट और लेफ्ट नी किसी को फोल्ड कर लीजिए। लेफ्ट हैंड को आप कमर से पीछे रखिए, देन राइट हैंड से अपने घुटने के ऊपर से लपेटिए श्वास छोड़ते हुए और अपने पैर के टखनों या एंकल को पकड़िए। अब अपने गर्दन को और कंधे को और पीछे की तरफ आप घुमा दीजिए श्वास छोड़ते हुए। यहाँ पर सामान्य श्वास प्रश्वास में रुक कर रखिए। जो व्यक्ति ग्रसित होते हैं उनका मसल्स पेन, मसल्स में खिंचाव या फिर चेस्ट पेन या चेस्ट में भारीपन या इस तरह की समस्याएं होती है तो उसको निदान करने के लिए एक ट्विस्टिंग प्रैक्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्वास भरते हुए धीरे से गर्दन को बीच में लाइए, श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाइए, पैरों को सीधा कीजिए और फिर इसी अभ्यास को आप दूसरे पैर से भी कर जाइए। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए घुटने के ऊपर से लपेटिए अपने पैर के टखनों। बहुत ही सरल ढंग से इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। यदि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पूर्ण रूप से इसका अभ्यास नहीं करते हैं तो सिर्फ आप घुटनों को पकड़ सके आप इस प्रकार से घुटनों को पकड़िए और आप अपना ट्विस्टिंग करके इसका आप लाभ ले सकते हैं। श्वास भरते हुए गर्दन को वापस लाइए, हाथों को वापस लाइए, पैरों को सीधा कीजिए, लेग स्ट्रेट, देन रिलैक्स। दोनों हाथों को कमर से पीछे रखेंगे, दोनों पैरों में कुछ इंच की दूरी बनाइए, गर्दन को ड्रॉप कीजिए और आंखों को सहजता से बंद कीजिए और विश्राम कीजिए। बहुत ही सरल आसनों का अभ्यास हम यहाँ पर कर रहे हैं जो इसमें काफ़ी लाभदायक होता है। अगला एक का अभ्यास हम करेंगे शीर्षक आसन के लिए। इसके लिए आप वज्रासन में बैठ जाइए, पैरों को मोड़िए, फिर दूसरे पैर को मोड़कर अपने नितंब के नीचे रखें। शीर्षक आसन एक बहुत ही लाभदायक आसन है जो इस प्रकार से जो ग्रसित व्यक्ति हैं उनके लिए प्रतिदिन यदि आपके पास कुछ भी आसनों का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप 4 से 5 मिनट तक आप शीर्षक आसन का अभ्यास आप अवश्य करें। इसमें हम 2 तरह से एक सरल और एक पूर्ण रूप से शीर्षक आसन का अभ्यास करना चाहेंगे।
पहले दोनों घुटनों में कुछ इंच की दूरी बनाइए। दोनों हाथों को ज़मीन पर रखिए, दृष्टि सामने की तरफ। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से कमर से आगे झुक जाइए। अपने वक्षस्थल व चिन्ह को जमीन से स्पर्श कर दीजिए। आप चाहें यदि चिन्ह स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने माथा को जमीन से स्पर्श कर दीजिए, हेड टच कर दीजिए अपने ग्राउंड से। तो एक काफ़ी लाभदायक यह आसन है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को आपस से मिलाइए। और ये शशक आसन का एक और सरल अभ्यास, हम घुटने मिला करके भी इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। फिर से एक बार दोनों हाथों को ज़मीन पर रखिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाइए, माथा को ज़मीन से टच कर दीजिए और अपने हाथों को आप आगे स्ट्रेच न करके अपने घुटने के अगल बगल में रख लीजिए। बहुत ही रिलैक्सेशन पोस्चर है। और यदि मुश्किल हो रहा है आपको कि आप किसी वजह से आप अपने हेड को स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वहाँ पर एक थोड़ा ऊंचा एक हाइट कर लीजिए, तकिया, कंबल या इस प्रकार के कोई वस्तु रखिए ताकि वो आपको आराम दे। और इस आसन में आपको कुछ देर तक रोक करके इसका आप लाभ ले सकते हैं। बहुत ही लाभदायक आसन है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाइए और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए और विश्राम कीजिए। दो आसन का लाभ जो काफ़ी लाभदायक है, फॉरवर्ड बेंडिंग में अभी शशक आसन का अभ्यास किया हमने। एक आसन हम काउंटर पोज में भी इसका अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन के लिए। तो इसके लिए अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए, घुटनों व पैरों में कुछ इंच की समान दूरी बनाइए। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी को पकड़िए, बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को पकड़ लीजिए। गर्दन को ढीला छोड़िए, कमर को थोड़ा आगे की तरफ खिंचाव दें और सामान्य श्वास प्रश्वास में यहाँ पर बने रहें। बहुत सारे व्यक्ति पीछे पूर्ण रूप से नहीं झुक पाते हैं, तो उसके लिए अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास है। और परंतु फिर भी यदि आपको महसूस हो रहा है कि हम नहीं झुक पा रहे हैं पीछे, तो आगे आप एक चेयर को या किसी एक ऐसे वस्तु को होल्ड करके सिर्फ हमें कमर से पीछे थोड़ा बेंड करना है, नेक को ड्रॉप करना है, ताकि जो आपका लाभ है वह लाभ मिल सके। इस आसन का अभ्यास करने से गर्दन ड्रॉप, नेक ड्रॉप करना, चेस्ट में जो भारीपन होता है, सांस की गति में जो तकलीफ हो जाती है, वह एक लाभदायक करता है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाइए और श्वास छोड़ते हुए अपने स्थान पर बैठिए। दोनों हाथों को घुटनों को मिला लीजिए, आंखों को कोमलता से बंद कीजिए और विश्राम कीजिए। जी, बीच बीच में जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटर हैं वो विश्राम कर रहे हैं और हमारे जो एक्सपर्ट और कमेंटेटर हैं वो भी आपको ये बता रहे हैं कि कैसे आपको एनर्जी गेन करनी है। आशीष बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संभवतः वो योग अभ्यास कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। उनकी आयु सिर्फ 23 वर्ष है और उन्हें अक्सर कमर में दर्द रहता है, वो ऐसा कह रहे हैं। और आशीष, आपने एक बात और लिखी है, उस पर आपको स्वयं विजय प्राप्त करनी होगी। उसमें सत्येंद्र जी आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे। वो कह रहे हैं कि मुझे आलस्य भी रहता है तो उस पर आपको स्वयं काम करना होगा, परंतु कमर दर्द के लिए आप कुछ शायद बता सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है आशीष जी, आलस जो है सो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है जी। तो आलस को त्यागिए और आप स्वयं से प्रॉमिस कीजिए। और कुछ दिन की बात है, सिर्फ आप 4-5 दिन आप आलस को आप त्याग दीजिए, तो उसके लिए आपके अंदर एक काफ़ी एनर्जी आएगी, ऊर्जा का प्रवाह होगा और वो मन से है आपको। और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 4-5 दिन आप सुबह उठिए और समय पे सोइए, समय पे खाना खाइए, पार्क में, खेतों में कहीं आप दौड़िए, सूर्य नमस्कार, योगाभ्यास करें, आपको अवश्य लाभ होगा। कमर दर्द के लिए हमारा बहुत सारे जो सत्र हुए हैं, इसके पिछले में बहुत सारे सत्र हुए हैं, परंतु यहाँ पर आपने प्रश्न किया है तो आप कमर दर्द के लिए लेटकर आप पवन मुक्तासन, मर्कटासन का अभ्यास कर सकते हैं और पेट के बल लेटकर आप भुजंगासन, अर्धशलभासन का अभ्यास कर सकते हैं। परंतु इसके लिए हमारा जो पिछला सत्र है उसको आप अवश्य देखें, उसमें आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, एक्सपर्ट एडवाइस आपको उसमें जरूर मिलेगी। हमारा ये योग सत्र रोज आता है और ये सभी वीडियोस आप हमारे एनसीईआरटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। वहां पर ये सारे सत्र आपके लिए सेव रखे गए हैं। हम आगे बढ़े, अब बिल्कुल ये अंतिम सत्र का जो है अंतिम पड़ाव है। हमने बच्चों की बात की, हमने युवाओं की बात की, लेकिन वृद्ध जन भी हमारी सोसाइटी में रहते हैं, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। तो उनके लिए भी योग किस प्रकार सहायक है? क्योंकि मैंने जैसे आपसे पहले भी पूछा था
जीवन के हर पड़ाव पर स्ट्रेस है, जीवन के हर पड़ाव पर एक एंजाइटी है। वो समय काल के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, अनुसार अलग अलग हो सकती है। तो जो वृद्ध जन है उनके लिए किस प्रकार की चिंताएं हैं, जैसे कि बच्चे सेटल हो जाएं या घर बन जाए या कुछ भी हो सकता है, मुझे लगता है जीवन में इस प्रकार की चाहत रहती ही है। बिल्कुल। तो वही चीजें फिर जो है चिंता का रूप भी धारण कर लेती हैं, तो वहां पर योग कैसे उनकी सहायता करेगा? श्योर, बिल्कुल सही कहा आपने कि हर काल में जो एंजाइटी और स्ट्रेस की समस्याएं होती है। महाभारत काल में भी बहुत बड़ा एक किस्सा था जब जी बिल्कुल। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया जी। तो उस समय जो श्री कृष्ण जी थे उनको एक तरह से काउंसलिंग किया, काफ़ी अच्छी तरह से उनको समझाया। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, जो वृद्ध जन है, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, बहुत ही हमारे लिए परम आदरणीय है, क्योंकि उन्होंने पूरा अपना बचपन अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन दिया, किस प्रकार से संवार सकते हैं। तो एक तो हमारा जो परिवार है, अभी जो एक छोटा परिवार होता जा रहा है, तो मैं निवेदन करूंगा कि जो भी आपके घर में सीनियर सिटीजन है उनका आदर सत्कार करें और उनके साथ भी आप समय गुजारें। बिल्कुल, बातचीत करते रहें, क्योंकि वो एंजाइटी का शिकार या तनाव का शिकार इसलिए होते हैं कि पूरा जीवन उन्होंने कार्य किया, परंतु 60-70 ईयर्स के बाद फिर जो उनके घर में परिवार में जो बच्चे होते हैं उनको इग्नोर करना शुरू करते हैं। वो समझते हैं कि इनके पास बैठ करके जो टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कहीं और चले, प्रोडक्टिव हो जाएगा वो टाइम, कहीं और कहीं चले। तो उसका जैसे सोचते हैं, उनके मन में भी एक एंजाइटी और स्ट्रेस आना स्वाभाविक होता है कि मैंने पूरे जीवन भर इनके लिए कार्य किया परंतु अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो परिवार से उनको आप डिस्कनेक्ट मत कीजिए। और उनको अनेक प्रकार की समस्याएं होती है, क्योंकि जैसे ही उम्र का होता है, अभी हम यंग है तो आपके बहुत सारे मित्र हैं। बिल्कुल। और जो एंजाइटी और स्ट्रेस की समस्या है, इसका एक समाप्त करने के लिए आप शेयर करना है। जो भी व्यक्ति कुंठा है ना, अंदर ही अंदर आपको ने कुछ दबा कर रखा है, तो जब तक आप शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, तब तक आप उसका निदान नहीं कर पाएंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो उनको क्या शेयर करना है, क्या काउंसलिंग करना है, हमें बात करना है। क्योंकि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनसे हम जैसे ही बात करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं। वो ऊपर से उनका फेस तो लगता है कि बिल्कुल ठीक है वो, परंतु अंदर वो काफ़ी घुटित महसूस करते हैं, वो बोल नहीं पाते। समय गुजारने की जरूरत है ताकि समय के साथ वो खुले और फिर बताएं कि क्या चल रहा है। तो वैसे जिस प्रकार से जो यंग है उनको एक अच्छे दोस्त की जरूरत होती है, उसी प्रकार से जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनको भी एक दोस्त की जरूरत होती है। बिल्कुल। एक उनसे बात कीजिए, उनको क्या क्या समस्याएं होती है। उम्र के अनुसार कुछ फिजिकली समस्याएं होना स्वाभाविक है, जोड़ों में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन होना, चिड़चिड़ापन होना, या कुछ जो बीमारियां भी हो सकती है, ऐसे कुछ बीमारियां हो गई, डायबिटिक है, कैंसर है, उससे भी वो एंजाइटी से ग्रसित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं एक भार हो गया हूँ परिवार के ऊपर। और वो हमेशा, जब तक आप मानसिक रूप से नहीं आप स्वस्थ हो पाएंगे तो जो आप दवाई भी ले रहे हैं तो वो भी पूर्ण रूप से नहीं लाभ असर नहीं करेगी आपके ऊपर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे योग करें, क्योंकि हमारे पास समय भी 5 या 7 ही मिनट है। बिल्कुल, उनके लिए बिल्कुल हम अभ्यास बताएंगे। आप बिल्कुल ही इस तरह से एंजाइटी का शिकार ना हो, और जो आपका जीवन है और आप उस समय भी सकारात्मक रहें। जैसे आपने पूर्व में जब आप नवयुवक थे उस समय थे, और प्रतिदिन आप अभ्यास करें। 2-3 प्राणायाम का अभ्यास हम स्पेशली उनके लिए बताना चाहते हैं। एक तो सेक्शनल ब्रीदिंग है, जो आप बैठ करके जो बुजुर्ग लोग हैं घर में उसका अभ्यास करें। डीप ब्रीदिंग, सेक्शनल ब्रीदिंग के लिए पहला अभ्यास करेंगे हम। दोनों हाथों को अपने पेट के ऊपर रख लीजिएगा। आप कुर्सी पर बैठ करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। आंखों को सहजता से बंद करें और सिर्फ अनुभव करें। पेट के ऊपर हाथ रखिए, पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, आंखों को सहजता से बंद करेंगे और श्वास लेंगे तो हमारा पेट बाहर की तरफ जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ। तो जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं कुर्सी पर बैठकर इसका अभ्यास कीजिए मिनिमम 5 मिनट्स तक। और मानसिक रूप से आपका जो विचार है, आपका मन जो है बिल्कुल उदर वाले हिस्से पर रखना है और श्वास की गति को महसूस करना है। कैसे श्वास लेते समय पेट बाहर जा रहे हैं, कैसे अंदर आ रहे हैं। वो इसका अभ्यास यदि आप करेंगे तो बहुत ही लाभ होगा। इसमें एक अगला अभ्यास हम करते हैं चेस्ट थोरेसिक ब्रीदिंग। इसके लिए आप अपने हाथों को चेस्ट पर रखिए और उसे महसूस कीजिए। तो किस प्रकार से आपके रिब्स में, थोरेसिक एरिया में फैलाव हो रहे हैं, मानसिक रूप से आप उसको वहाँ महसूस करें। क्योंकि जैसे ही आपकी श्वास की गति पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे, वैसे ही आपके मन में जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है या इस प्रकार की जो समस्या है, वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा।
एक हाथ को रख सकते हैं, दोनों हाथ को भी रख सकते हैं चेस्ट के ऊपर। देन लास्ट में एक दोनों हाथों को कंधे के ऊपर रखिए, जिसे हम कंधे ब्रीदिंग का अभ्यास, कैलिकुलर ब्रीदिंग के अभ्यास के नाम से जानते हैं। यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण अभ्यास है। हमारे पास समय नहीं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी बता रहे हैं आपको, परंतु एक अभ्यास को आप मिनिमम 5 मिनट्स तक अभ्यास करें। आप देखिए सांस भरते समय किस प्रकार से इनके कंधे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। श्वास लेते समय किसी प्रकार की जोर नहीं लगाना है, आवाज़ नहीं करना है आपको, और पूरी ध्यान को आपको कंधे के ऊपर और श्वास के प्रति सजग बनाकर रखना है। धीरे से वापस आ जाइए। तो ये 3 ब्रीदिंग का अभ्यास करना है आपको। देन उसके बाद आपको एक अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि बहुत ही लाभदायक है। बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा बनाइए, राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, और दाहिने अंगूठे से आप राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे फर्स्ट टाइम। देन इनहेल थ्रू लेफ्ट साइड, बाएं नोस्ट्रल से धीरे धीरे सांस भरिए, आंखों को बंद कीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कीजिए, और राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। फिर इसी प्रकार से राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास भरिए, राइट नोस्ट्रल को बंद कीजिए, और बाएं नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। मैं बिल्कुल आपको विश्वास के साथ ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट को करने के लिए, एंजाइटी को दूर करने के लिए। परंतु थोड़ा टाइम देना है हमें। यदि सुबह, दोपहर, शाम इसका अभ्यास करें, 5 to 10 मिनट्स तक अभ्यास करें इसका, तो बहुत ही लाभदायक और बहुत ही फायदेमंद अभ्यास है, और बहुत ही सरलता से लेना है। ये मन को शांति तो करेगा ही करेगा, और आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे आप इस प्राणायाम में। तो हमें ध्यान रखना है कि यदि हमने बाएं नासारंध्र से इस प्राणायाम की शुरुआत की है, तो हमें बाएं नासारंध्र से ही श्वास छोड़ करके इस प्राणायाम का हमें समापन करना है। धीरे से वापस आ जाइए और विश्राम कीजिए। ये जो 2 प्राणायामों का अभ्यास बताया हमने, उसका अभ्यास करें। और अंत में 2 प्राणायाम और ही लाभदायक हैं, जिसमें एक मुख्य रूप से भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें हम एक कान बंद करके सन्मुखी मुद्रा में भी करते हैं, परंतु यहाँ पर बिना सन्मुखी मुद्रा के ही इसका अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा धीमा श्वास भरिए, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भंवरे के समान, लाइक एक ब्लैक बी जैसे भंवरे का गुंजन होता है, वैसे इसका हम 3 to 4 टाइम्स इसका अभ्यास करेंगे। विश्राम करेंगे। आंखों को सहजता से बंद ही करें और विश्राम करें। चलिए, तो मुझे ऐसी आशा है कि इस विश्राम के संकेत के बाद अब हमारा ये सत्र जो है समाप्ति की ओर आ गया है, क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है, और मुझे ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि सभी के लिए आपने कुछ ना कुछ बताया। एक सोसाइटल अप्रोच आपकी ओर से ये रही। मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप इन सभी योगाभ्यासों को करने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी एक योगा ट्रेनर की आवश्यकता जरूर है, जो कि ट्रेन हो और जिन्हें योग का अध्ययन हो, ताकि वे आपकी सही मदद कर सके और आपको सही लाभ मिल सके। हमारी आज की ये जो पेशकश है, हम यहीं समाप्त करें। जी सर, बिल्कुल हम समाप्त करते हैं। प्रार्थना से सत्र का हम समापन करते हैं। चलिए, क्योंकि प्रार्थना भी बहुत जरूरी है। जो एंजाइटी से ग्रसित व्यक्ति हैं, डिप्रेशन से, प्रतिदिन प्रार्थना करें, ओम का उच्चारण करें, और एक महत्वपूर्ण आप योग निद्रा का अभ्यास प्रतिदिन अवश्य करें। इसके लिए हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे योग निद्रा की। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए, आंखों को सहजता से बंद करेंगे, मन ही मन अपने ईश्वर को प्रणाम करें, और जो भी आपके मन में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है, उन सबको बाहर निकालिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हथेलियों में घर्षण करेंगे, आंखों से स्पर्श करें, चेहरे पर चलाते हुए धीरे से आंखों खोलें। धन्यवाद। धन्यवाद सत्येंद्र जी। एंजाइटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए योग के माध्यम से आपने आज का सत्र लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और मुरली, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी योगासनों को जो है डेमोन्स्ट्रेट किया हमारे दर्शकों के लिए। हमारा आज का ये सत्र यही समाप्त हो रहा है। आप इसे शाम को 8 बजे इसका पुनः प्रसारण देख सकते हैं यदि छूट गया है तो। कल आप जब इस योग सेशन में जुड़ेंगे तो साइनोसाइटिस की बात होगी। साइनोसाइटिस पर हमने पहले भी अपने कुछ सत्र किए हैं। कल इसमें और वृहद रूप से चर्चा होगी, तो आप इसका जरूर हिस्सा बने। और बदलते मौसम में इस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो कुछ ज्यादा ही परेशान करती हैं, तो ये जो सत्र होने जा रहा है ये सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आप फिलहाल पीएम ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के साथ भी जुड़े रहें। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।